नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। चाइना की जानिब से ईरान को जदीद तरीन एयर डिफेंस की डिलीवरी पहुंचा दी गई है और ये इतना एडवांस एयर डिफेंस है, जैसे रशिया का S-400 है तो उसके हम पल्ला, और ये देखना होगा कि ये हो सकता है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो, लेकिन उसके हम पल्ला S-400 के ये एयर डिफेंस है वो चाइना की जानिब से ईरान को डिलीवर कर दिया गया है। तो चाइना ज्यादा खुलकर ईरान की मदद को आ चुका है और चाइनीज जो इक्विपमेंट है उनका एयर डिफेंस है और फिर फाइटर जेट्स की डील भी चल रही है। तो ये चाइनीज जो सपोर्ट है वो एक बड़ी गेम चेंजर इस जंग के दौरान जो है साबित होने जा रही है। हिजबुल्लाह जो है उसके बारे में ये खबर सामने आ रही है कि वो अचानक हाई अलर्ट के ऊपर चली गई है। हिजबुल्लाह ने कुछ ही देर पहले ये अनाउंसमेंट किया कि वो हाई अलर्ट के ऊपर जा चुके हैं। इसकी क्या वजह है ये भी आपके सामने रखेंगे। और जब नेतन्याहू और ट्रंप ये अनाउंस कर रहे हैं कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाएगा, तो बरतानिया से जो रद्दमल सामने आ रहा है, बरतानिया ने मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत कर दी है। हमास ने मुकम्मल जंगबंदी की बात की है और इसका मतलब यह है कि बरतानिया ने हमास को एंडोर्स किया है। तो बरतानिया ने मुकम्मल जंगबंदी की बात की है और इससे यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप के लिए मिडिल ईस्ट की जंगें अफोर्डेबल नहीं है और उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी को भी साइड पे रख दे, सबसे बड़ी वजह रेफ्यूजीज है, क्योंकि ये उनकी पूरी सोसाइटी को ये ऐसा मसला है जो फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए वो इसको किस तौर पर अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। तो बरतानिया ने परमानेंट सीज़फायर की जब वो बात की है, हालांकि जो टोनी ब्लेयर है वो तो गजा का रवेरिया बनाने में उसका इंस्टीट्यूशन जब वो शामिल है, लेकिन बरतानिया की गवर्नमेंट जब वो उसने सीज़फायर की हिमायत कर दी है। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया बता रहा है कि हमास के बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमले जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। और इसराइल के अंदर क्या सूरत हाल है, इसराइल के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है। ये बात मुसलसल वहां पर अब ये चल रही है कि नेतन्याहू हैज टू गो नाउ। इसराइल के अंदर काफी डिवीजन है, काफी गुस्सा है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसराइली सोसाइटी अगर इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है तो नेतन्याहू ने जो रास्ता लिया है वो तो कई साल की जंगों का रास्ता है, वो तो 2-4 महीनों में खत्म नहीं होगा, वो तो कई साल की जंगें हैं। तो क्या इसराइली सोसाइटी इसको अफोर्ड करने के लिए तैयार है? जो हजारों की तादाद में साइप्रस में माइग्रेट हो रहे हैं, हजारों की तादाद में यूनान में माइग्रेट हो रहे हैं, हो सकता है 2-4 दिनों के बाद और कोई रिपोर्ट सामने आ जाए कि हजारों जो है वो फलाने मुल्क में भी माइग्रेट हो गए हैं और उनका जो साइंटिफिक वर्क है वो रुक गया है। डजन्स ऑफ लेबोरेटरी जो है वो तबाह हो गई हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर, स्टूडेंट्स जो बाकी मुल्कों से आए थे वो भी छोड़कर चले गए। तो बहुत बड़ा डैमेज है वो इसराइल को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन और जो रशिया की जंग है वो बहुत ज्यादा खराब होने जा रही है। आप यूं समझ लीजिए कि नेटो और रशिया की जो जंग है वो उसकी तरह मामला जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और वहां पर हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं, बहुत बिगड़ने जा रहे हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका मॉनिटर कर रहा है जो ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं। अब ये पता नहीं कौन सी न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो क्लेम किया है कि ईरान का सारा न्यूक्लियर तबाह हो गया है। तो अब ये ईरान कौन सी न्यूक्लियर एक्टिविटीज कर रहा है? बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी वक्त अमेरिका इजराइल को ग्रीन लाइट दे सकता है ईरान पर दोबारा हमला करने की। अमेरिकन मीडिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ बोथ कंट्रीज आर मॉनिटरिंग ईरान्स मूवमेंट्स and its nuclear facilities. The Trump administration would support Israeli strike on Iran under certain conditions. American media. ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले को सपोर्ट करेगी। तो ईरान को किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और इस दुनिया की तलख हकीकत यह है कि जेनोसाइड करने वाले, दुनिया में अमन लाने वाले जो है वो डिक्लेयर हो रहे हैं और अभी तक अकाउंटेबल नहीं ठहराए जा सके हैं। तो ये दुनिया की तलख हकीकत है। दुश्मन चालाक है, बुज़दिल है, बेरहम है, कमजरफ है और उसके ऊपर कोई एतबार नहीं किया जा सकता है। तो ईरान जो है वो भरपूर तैयारी कर रहा है और बाकी तमाम ममालिक तैयारी कर रहे हैं इस बेरहम दुनिया में, इस जंगल के कानून में कि अब सब ने अपनी सिक्योरिटी जब वो किस तरह से करनी है, तो उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ईरान फ्रंट लाइन के ऊपर है तो ईरान भरपूर अंदाज में तैयारी कर रहा है और ये जंग जो है एक हवाले से बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है और वो टर्निंग पॉइंट है कि ईरान अपने इत्तेहादियों के बहुत करीब हो रहा है। देखिए, यूक्रेन की जंग ने रशिया को करीब किया चाइना के, और रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सदा के ऊपर चले गए। इसने करीब किया नॉर्थ कोरिया के, इसने करीब किया रशिया को ईरान के, और इसका रिजल्ट निकला ब्रिक्स। ठीक है ना, ब्रिक्स पहले से बनी हुई थी लेकिन ब्रिक्स जो है वो फिर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने में उसने किरदार अदा शुरू किया और रशिया और चाइना का इत्तेहाद जो है उसने वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज किया। तो ये जंगें जो है वो बेसिकली जो है ना टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं। तो यूक्रेन की जंग इस अंदाज में टर्निंग पॉइंट साबित हुई वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, और यहां पर जो ईरान की जंग है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रही है कि ईरान के इत्तेहादी वो मजीद करीब आ रहे हैं। और जिसमें अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चाइना ने एयर डिफेंस ईरान को भेज भी दिया है। सीज फायर के बाद खबर यह सामने आ रही है कि चाइना ने एयर डिफेंस ईरान को भेज दिया है और HQ-9 एयर डिफेंस, ये दुनिया का जदीद तरीन, यानी ये चाइना का सबसे एडवांस एयर डिफेंस है। और उसमें यह देखना होगा कि वैसे तो बताया जाता है कि S-400 के हम पल्ला है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि चाइनीज जो इक्विपमेंट है वो जंगों में उस तरह से इस्तेमाल तो नहीं हुए हैं। जो इस्तेमाल हुए हैं
उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है। तो अब ये एयर डिफेंस अगर इसका टाकरा होता है अमेरिकन और इजरायली जहाजों से, तो ये एक बहरल देखना होगा कि किस तरह से ये साबित होता है। लेकिन ताकत के तवाजुन के हवाले से ये बहुत इफेक्टिव साबित होगा जदीद तरीन एयर डिफेंस। और इससे एक और चीज साबित होती है कि रशिया से ज्यादा इफेक्टिव है चाइना। और रशिया से तो वो कब से S-400 मांग रहे हैं, जंगी तारे मांग रहे हैं, वो नहीं मिले और चाइना ने जनाब भेज भी दिए हैं, उनको डिलीवरी भी हो गई है। तो इस अंदाज में ये पॉसिबल है कि ईरान ज्यादा करीब हो सकता है चाइना के, और वो फाइटर जेट्स के हवाले से भी चीन से बात कर रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जरा हेडलाइंस देखिए, ईरान रिसीव्स चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज आफ्टर इजराइल सीज फायर डील। ये पिछले कोई 3-4-5 दिनों के अंदर ये रिसीव हुआ है। ईरान रैपिडली बीफ्स अप एयर डिफेंस विद चाइनीज हेल्प। चाइना टू इंप्रूव ईरान एयर डिफेंस कैपेसिटी विद न्यू ट्रांसफर ऑफ HQ-9 मिसाइल बैटरीज। ईरान रिसीव्स चाइनीज SAMS amid efforts to rebuild air defense. ईरान रिसीव्स चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम अमिड इजरायली स्ट्राइक्स थ्रेट। दोबारा से चूंकि हमले का खतरा है तो ईरान को चाइना ने अपना एयर डिफेंस भेज दिया है। ईरान एक्वायर्स चाइनीज मिसाइल सिस्टम टू रीबिल्ड एयर डिफेंस आफ्टर इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, तो इससे एक बात और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका तो बरह रास्त ईरान पर हमला कर चुका है और यह अमेरिका की जंग है, तो चाइना का इक्विपमेंट देना ईरान को, इससे एक और इक्वेशन भी दुनिया में वजूद में आ गई है और वो ये है कि चाइना अमेरिका के खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर में भी उतर गया है। रशिया और अमेरिका तो कब से प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर और इनडायरेक्ट वॉर्स के अंदर एंगेज है, लेकिन यहां पर पहली बार अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि चाइना खुलकर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इनडायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ जंग के अंदर उतर गया है। अमेरिका हमला कर चुका है ना, और दोबारा भी हमला होगा तो उसमें अमेरिका शामिल होगा। तो चाइना एक ऐसे मुल्क को जो है वो वेपन दे रहा है कि जिसका फड्डा ही अमेरिका के साथ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना वाइटल कार्ड साबित होगा, और चाइना का राइज हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा फिनोमेना है। और ये जो एयर डिफेंस आया है, जब दोबारा इजराइल हमला करेगा, अगर वो इसकी जुर्रत करेगा, तो उसके लिए एक और बड़ी गलती यह साबित होगी। और अगर वो जदीद तरीन एयर डिफेंस दे सकते हैं तो फिर चाइना और क्या क्या ईरान को देने जा रहा है, सो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। हिजबुल्लाह से जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, हिजबुल्लाह ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है अपने तमाम फ्रंट्स के ऊपर। हिजबुल्लाह हैज एंटर्ड अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम अलर्ट अक्रॉस ऑल इट्स फ्रंट्स। काफी मानिखेज बात है, लेबनान ने जो अमेरिकन प्रपोजल था उसका जवाब जमा करवा दिया है। अब उसमें क्या है, क्योंकि अमेरिका तो हिजबुल्लाह का सरेंडर डिमांड कर रहा था, और साथ अमेरिका ने यह भी कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है जो इजराइल हमले कर रहा है। यानी आप जरा देखें ना, ये दुनिया में अपने आप को सालिस डिक्लेयर करता है। जैसे ट्रंप है ना, फौरी तौर पर थर्ड पार्टी बन जाता है, पहले जंगी शुरू करवाता है, फिर अचानक से थर्ड पार्टी बन जाता है। अब गजा में हमने देखा कि बाइडेन दौर में भी सालिस कौन बना हुआ था, अमेरिका, और जंग में वीटो कौन कर रहा था, वो भी अमेरिका कर रहा था। तो यहां पर हिजबुल्लाह से सरेंडर करवा रहा है अमेरिका लेबनीज गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके, और जब लेबनीज गवर्नमेंट कहती है कि इजराइल वायलेशन कर रहा है तो कहता है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल लेबनान ने अपना जवाब जमा करवाया, वो पता नहीं क्या जवाब है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे उन्होंने अमेरिका को क्या जवाब दिया है। तो हिजबुल्लाह मैक्सिमम अलर्ट के ऊपर चली गई है अपने तमाम फ्रंट्स के ऊपर। तो ये देखना है कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इजराइल दोबारा से हमला करने जा रहा है, बाकायदा लेबनान की जंग छिड़ने जा रही है, या लेबनीज स्टेट के साथ उनका कोई मामला होने जा रहा है। तो ये बहरहाल ये काफी मानी खेज है। मेरा नहीं ख्याल कि जब से सीज फायर हुआ है काफी महीने गुजर गए हैं, तो सीज फायर के बाद कभी हिजबुल्लाह ने इस तरह से स्टेटमेंट जारी की हो कि वो हाई अलर्ट के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान आप देखिए कि वहां पर तो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस की बातें हो रही हैं और कोई सीज फायर की बात नहीं हो रही। तो इधर बरतानिया की जो पोजीशन सामने आई है वो बड़ी मानीखेज है। बरतानिया ने इस मौके के ऊपर, जब वाशिंगटन में ये मुलाकातें हो रही हैं और वहां से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बरतानिया ने कहा कि हम तो मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं। वी वांट द सीज फायर इन गाजा टू बी परमानेंट, नॉट 60 डेज ट्रूस। ठीक है, इजरायली सेटलमेंट एक्सपेंशन वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ। इजराइल जो सेटलमेंट्स बना रहा है उसको भी हम सपोर्ट नहीं करते, और हम तो 60 दिन का कोई सीज फायर नहीं चाहते, बल्कि हम मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं। तो एक तरह से तो हमास की पोजीशन को इंडोर्स किया है बरतानिया ने, और यही पोजीशन मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक की भी है, वो भी एक मुकम्मल जंगबंदी चाहते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो कैसे आइसोलेशन के अंदर फैसले कर रही है। इजराइल के अंदर तो बहुत बड़ी मूवमेंट जारी है जंग रोकने के लिए, तो नेतन्याहू को तो छोड़े ना, वो तो एक है ही वॉर क्रिमिनल। तो जो ट्रंप इंतजामिया है वो भी आइसोलेशन के अंदर फैसले कर रही है। उसके क्लोज तरीन सर्कल में और उसके वोटर्स पसंद नहीं कर रहे कि अमेरिका इस जंग को मजीद फ्यूल करे और इसको आगे बढ़ाए। और बाकी जो उसके इत्तेहादी हैं, सबसे बड़ा इत्तेहादी बरतानिया है, उसके बाद यूरोप है, यूरोपीय यूनियन, तो वो परमानेंट सीज फायर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि वो आइसोलेशन में फैसले कर रहा है और वो कामयाब साबित नहीं होंगे। और ये बयान कभी भी ना आता अगर यूरोप को इसमें कोई फायदा नजर आता, या कम से कम यूरोप को अपना कोई नुकसान नजर ना आता। यूरोप ये कभी भी बयान जारी ना करता। असल जो सबसे बड़ी अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो रेफ्यूजीज है, हम बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यूरोप इसके लिए तैयार नहीं है,
अब अमेरिका क्या करेगा अगर वो जबरदस्ती जंग जारी रखता है तो फिर क्या होगा? अब ये यूरोप के लिए अपनी सिक्योरिटी का मामला है। वो इजरायली सेल्फ डिफेंस करते करते अब खुद यूरोप जो है वो इजरायली जंगों की वजह से खतरे के अंदर है। अब आप देखेंगे नेतन्याहू जो है वो अमेरिका के अंदर भी एक पब्लिक इवेंट के अंदर नहीं जा सकता है। ये आज दुनिया की हालत है। जो ट्रंप इंतजामिया टोटल आइसोलेशन के अंदर है। नेतन्याहू एक पब्लिक इवेंट को अटेंड नहीं कर सकता अमेरिका में जाकर। अगली बात यह है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले जारी हैं और इजरायली मीडिया बता रहा है कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस और ज्यादा बोल्ड अटैक कर रही है। और साथ जो इजराइल के अंदर सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इजरायली सोसाइटी कहां पर खड़ी हुई, वो कितनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है और वो मजीद लंबी जंगें, कई सालों की जंगें जिसके ऊपर नेतन्याहू इजराइल को डाल चुका है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं जो लामुतनाही होंगे, तो इजरायली सोसाइटी उसके लिए तैयार नहीं है। आप जरा हेडलाइंस देखिए, इजराइल के जो तीनों अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी जरा 3 हेडलाइंस देखिए। यार गुलान, समुद्रेट एंड बेन गवर वांट मोर डेथ, ब्लड एंड वॉर टू क्लिंच टू पावर। ये 3 सबसे बड़े लीडर हैं। यार गुलान ये एक पार्टी का सरबराह है, ये कह रहा है कि इसमें हमारी कोई भलाई नहीं है जंग जारी रखने में, ये सिर्फ इक्तदार के लिए। लाइबरमैन ये एक और पार्टी का सरबराह है, यानी अगर नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर जाती है तो इनके पास, अगर हरीदी पार्टी इनके पास आ जाए, इन तीनों के पास, तो इनकी पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बना सकती हैं। इन मेजोरिटी अब इनके पास, अगर हरीदी पार्टी इनके पास आ जाए। द इजरायली गवर्नमेंट possess a real threat to our security and must step down from power। इजरायली गवर्नमेंट हमारे लिए खतरा है, इसके इकदामात इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और वो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा तो ये है ना कि इजरायली वजीर आजम अमेरिका में किसी पब्लिक इवेंट में नहीं जा सकता, इससे बड़ी कोई बात होगी। बाकी तो छोड़ देना, वो तो अब यूरोप की एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं करता। और अमेरिका जिसमें ट्रंप ने इतने इकदाम किए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ, और बाय द वे वो यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर चली गई हैं। वो एक कॉर्पोरेशंस बन चुकी हैं यूनिवर्सिटी से बढ़कर, इतने वहां पर उन्होंने फीसेस बढ़ा दी हैं और इतने ज्यादा वो क्राइसिस के अंदर चली गई हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि इजरायली गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो बात वही है कि नेतन्याहू इजराइल को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है और लेकर जा चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने किया है इसका भी तो फॉल आउट आना है, इसके भी तो कॉन्सिक्वेंसेज आने हैं। अच्छा, लेपर्ड क्या कह रहा है? फॉर द सेक ऑफ द फाइटर्स, देयर फैमिलीज, द कैप्टिव्स एंड इजराइल, दिस वॉर मस्ट बी एंडेड। किसके लिए? फौजियों के लिए, फैमिलीज के लिए जो कैप्टिव्स की हैं, और कैप्टिव्स के लिए, और इजराइल पूरे के लिए। उसको बचाने के लिए जरूरी है कि ये जंग जो हम रोक दें। ये इजराइल के अंदर, यानी उनके जो लीडरान है वो ये बात कर रहे हैं, ये इजराइल की सोसाइटी। हालांकि ये तीनों जो है, जब ईरान पर हमला हो रहा था तो शुरू में इन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, बड़ा जबरदस्त इकदाम है। बाद में ये भी जब पतली गली से निकल गए। तो गजा में इनका यूनिफाइड स्टांस है कि ये जंग जो है वो रुकनी चाहिए। और ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लेकर आए हैं। और फिर लास्ट टाइम जो वो हरीदी पार्टी अचानक से वो नेतन्याहू की तरफ चली गई, जो बहुत जल्द आने वाले दिनों में किसी भी वक्त कोई और बड़ा इकदाम भी उठा सकती है। अब जरा इजरायली मीडिया की 2 हेडलाइंस देखिए। वो कह रहे हैं कि आर्मी ने ऑब्जर्व किया है कि इन रिसेंट वीक्स के अंदर इंक्रीज इन द बोल्डनेस ऑफ हमास फाइटर्स, हमास की जो दिलेरी है उसमें हमें और इजाफा नजर आ रहा है। और इजरायली फाइटर्स और इजरायली फौज क्या कर रही है? जब हमास हमला करती है तो ये चीखते हैं, इनकी चीखें हमास कहती है, हमने सुनी है, और ये फिर भाग जाते हैं और बिल्डिंग्स में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ये इनकी हालत है। और इजरायली मीडिया कह रहा है कि हमास की दिलेरी में हमने मजीद इजाफा देखा है। और उसकी मिसाल आपके सामने, एक फलस्तीनी फाइटर ने 22 फौजियों को निशाना बनाया। ये कोई वीडियो गेम थोड़ी है, ये कोई फिल्म तो नहीं चल रही। फिर एक फलस्तीनी फाइटर ने खान यूनिस के अंदर 5 फौजियों को निशाना बनाया, जिसमें से रेस्क्यू फोर्स भी शामिल थी। रेस्क्यू फोर्स को निशाना बनाना और मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो अलर्ट होती है और उसको पता होता है कि यहां पर हमला हो चुका है, और उसके साथ फिर पूरा एयरफोर्स भी कोऑर्डिनेटेड होती है। उसको निशाना बनाना और मुश्किल काम है। और आवर सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड एट द सेम साइट दैट हैज बीन ऑक्युपाइड मल्टीपल टाइम्स। अब ये इजराइल के अंदर ये डिबेट है कि हमारे फौजी उन जगहों पर मर रहे हैं कि जिन जगहों को हमने मल्टीपल टाइम ऑक्युपाई भी किया हुआ है, और हम बार बार डिक्लेयर करते हैं कि ये इलाका हमारे कब्जे में है, फिर हमारे फौजी वहीं पर मारे जाते हैं। फिर अब ये देखिए कि रफा में वो कह रहे हैं कि जहां पर इतनी बार ऑपरेशन हुआ है, और रफा को अगर आप वीडियोस में देखें तो वो सिर्फ मलबे का ढेर है, विच वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मैनी टनल्स रिमेन, बहुत सारी टनल्स अभी भी मौजूद हैं, इंडिकेटिंग द डेप्थ ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हमास टनल्स। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास की टनल्स है वो कितनी डेप्थ रखती हैं, कि रफा को हमने मुकम्मल मलबे का ढेर बना दिया, लेकिन टनल्स फिर भी एग्जिस्ट करती हैं, फिर वहां से हमास निकल कर आ जाती है। और जो फाइनेंस का एक बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है मूडीज, उसने इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है इजराइल की। मूडीज होल्ड्स नेगेटिव आउटलुक ऑन इजराइल ओवर फ्रीजाइल ईरान सीजफायर। यानी जो ये रेटिंग डाउन करती चली जाएगी, उनकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है ना, जो ये रेटिंग डाउनग्रेड होती चली जाएगी। और अब मुझे बताइए, इससे इजराइल में कौन इन्वेस्टमेंट्स करेगा?
इस इसराइल में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जिसको अंदाजा हो चुका है कि ना इसका एयर डिफेंस सिक्योर है, ना इसकी एयरफोर्स जो है वो सिवाय औरतों और बच्चों पर बम गिराने के कुछ हासिल कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि इस रीजन के लोग कभी भी विल नहीं छोड़ेंगे और कुछ सालों के बाद फिर एक नई जंग होगी, ठीक है ना, जिस रास्ते के ऊपर इसराइल है। तो कौन यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? इसराइली मीडिया बता रहा है कि बैते हनान का जो इंसिडेंट है इसमें रोबोट्स वो भी हिट हुए हैं, रोबोट्स वहां पर मौजूद थे। अब आप मुझे बताइए, ये एक तरफ हमास है और एक तरफ इजरायली आर्मी है जिसको दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी जिसके पास है, यानी रोबोट्स भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्राइवेट आर्मीज दाखिल कर रहे हैं, उन्होंने खाना जंगी छिड़वा रखी है, उन्होंने दाइश के लोग दाखिल कर रखे हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स दाखिल कर रखे हैं, CIA के फॉर्मर लोग उसमें दाखिल कर रखे हैं और रोबोट्स दाखिल कर रखे हैं। फिर भी शिकस्त हो रही है, इससे बड़ी कोई शिकस्त होगी। और ऑफिसर्स और रोबोट्स जो हैं उनको बैते हनान में निशाना बनाया गया। और अभी कुछ देर पहले शुजाया में हमास ने बताया कि हमने निशाना बनाया है एक बिल्डोजर को। अच्छा, अब इसी दरमियान जो सूरत हाल है नाज़रीन रशिया के हवाले से वो बहुत खराब होने वाली है। यानी रशिया का कोई यूक्रेन का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, रशिया यूक्रेन वॉर का, बल्कि ऐसा लग रहा है कि नेटो रशिया के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। और ये हमारा कोई एनालिसिस नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। ये बड़ी संगीन बात है। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर यूक्रेन की जंग ना रुकी तो अल्टीमेटली नेटो और रशिया के बराह जंग शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम वो देख रहे हैं, मामला उस तरफ जा रहा है। जो नेदरलैंड की एक पोर्ट है, रॉटरडैम इसका नाम है, ये यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट है रॉटरडैम। यहां पर तैयारी की जा रही है कि नेटो की सारी सप्लाई इस पोर्ट के जरिए मैनेज होगी और रशिया के साथ जंग की, यानी कैसे लॉजिस्टिक्स मैनेज होंगे, कैसे सप्लाई, तो उसके लिए सबसे बड़ी पोर्ट को वहां पर तैयारियां की जा रही हैं रशिया के साथ जंग की। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। द पोर्ट यूरोप्स लार्जेस्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पोटेंशियल वॉर विद रशिया, फाइनेंशियल टाइम। यानी सप्लाई बहुत बड़ी चाहिए ना, तो वो वहां पर तैयारियां कर रहे हैं। वी हैव एलोकेटेड स्पेस फॉर नेटो सप्लाई शिप्स एंड आर प्लानिंग फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग। ये जो उस पोर्ट का CEO है उसकी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल टाइम कोट कर रहा है। रॉटरडैम मैप के ऊपर आप देख सकते हैं, ये नेदरलैंड की, यानी नेदरलैंड से ये जर्मनी से ये आगे पोलैंड और फिर यूक्रेन तक, और जिस तरह भी सप्लाई जानी है यहां से होकर जाएगी। और जर्मनी के अंदर नेटो की सबसे बड़ी बेस है और सबसे बड़ी जो पोर्ट है यूरोप की वो नेदरलैंड में है। तो उसका CEO बता रहा है कि हम यहां पर बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग का आगाज कर रहे हैं और कैसे नेटो की सप्लाई और उसके शिप्स को मैनेज करना है उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। अब पोटेंशियल वॉर विद रशिया, और इसी बात को रशिया ने भी कहा है। वेस्टर्न आर्म्स अंडरमाइन पीस टॉक्स अवेट्स कीव रिस्पांस। रशिया का स्टेटमेंट आया है, रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, वी विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड कंटिन्यू टू इंश्योर आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज इन लाइट ऑफ नेटो प्लान्स टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग। तो रशिया ने भी यही बात की है कि नेटो के साथ जंग का मामला बन रहा है और नेटो अपना डिफेंस बजट, जो कि असल में डिफेंस बजट नहीं है, वो वॉर बजट है, उसको बढ़ा रहा है और हम नेटो से जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये रशिया की स्टेटमेंट है। और नेटो हमें कुछ सोल्यूशन की तरफ जाता हुआ नहीं, बल्कि पीछे बॉटम लाइन एक ही है कि वो रशिया की फतह को कभी कबूल नहीं करेंगे। और रशिया इस बात की गारंटी लिए बगैर यूक्रेन से नहीं निकल सकता कि नेटो रशियन बॉर्डर्स की तरफ एक्सपैंड नहीं करेगा। इसलिए ये जंग सबसे कंप्लेक्स जंग है और नेटो ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए दुनिया रशिया के साथ खड़ी है, क्योंकि उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि नेटो को वहां एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं। इवन अगर आप देखें तो अमेरिकन सोसाइटी ने भी रशिया की बात मानी है, क्योंकि सारी जो ट्रंप की कैंपेन है वो इसी बात के ऊपर है कि यूक्रेन की जंग जो है वो, और ट्रंप ने बाद में सदर बनने के बाद भी ये कहा कि ये नेटो का कसूर था, ये ज़ेलेंस्की का कसूर था ये जंग, ठीक है। तो दुनिया रशिया के नैरेटिव को इस अंदाज में मानती है और नेटो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। इस जंग में कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है।